नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या पढ़े थे दी? है ना, करेंसी नोट प्रेस पढ़े थे। ठीक है, करेंसी नोट प्रेस पढ़े थे, इसके बारे में पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने यहाँ नोट कहाँ कहाँ छपता है। तो कहाँ छपता है? नासिक में है, नासिक में, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा कहाँ है? देवास। कहाँ? एमपी। उसके बाद सहबनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, साहबनी, सालबनी। ठीक है, चौथा क्या है? मैसूर, है ना, कर्नाटक में। यहाँ पे नोट छपते हैं किसके? भारत सरकार के, है ना। ये दोनों जगह का जो संयंत्र है, सालबनी और मैसूर, ये नया है और अत्याधुनिक है। यहाँ आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। नासिक और देवास में सरकार का है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? नोट छापने के प्रेस। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र। देवास कहाँ? एमपी। सालबनी कहाँ? पश्चिम बंगाल। मैसूर कहाँ? कर्नाटक। यहाँ पे छपते हैं नोट। ये दोनों जो नीचे के हैं ये नए कारखाने हैं और बहुत ऑटोमेटेड प्लांट है ये। ठीक है, मशीनों वाले। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में छपते हैं। आपका 2000 का नोट मैसूर कर्नाटक में ही छपा था, नया वाला, जिसके मंगलयान का चित्र है। ठीक है, तो ये नोट छापने वाले प्रेस है। ठीक है, अब नोट छापने के लिए अपने को क्या चाहिए? कागज चाहिए। ठीक है, तो पेपर मिल कहाँ है? पेपर मिल कहाँ? होशंगाबाद। ये कहाँ है? एमपी में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। ये होशंगाबाद है, कहाँ? मध्य प्रदेश। तो यहां मैं बता दूं, नोट बनाने के लिए जो कागज चाहिए होता है, क्या? नोट बनाने के लिए कागज, वो कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में बनता है। ठीक है, वो नहीं हो, नेपानगर, नेपानगर है वो तो, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये होशंगाबाद है। नोट का कागज अलग ही होता है भैया, वो बहुत मजबूत होता है, तभी एक दो बार धुलने से भी खराब नहीं होता। सरकार इतना मजबूत नोट बनाती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चले, नहीं तो सरकार तो नोट छापते ही रह जाएगी अगर रोज फटने लगा तो होशंगाबाद में है पेपर मिल। यहाँ पे कागज का कारखाना है। जो कागज कहाँ यूज होता है? नोट छापने में यूज होता है, चेक बनाने में यूज होता है, बॉन्ड पेपर में यूज होता है, और टिकट में यूज होता है। टिकट कौन सा? डाकघर वाला टिकट। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर में यूज होता है। तो जितने भी ऐसे कागज जो पैसे के रूप में यूज होते हैं, चाहे वो नोट भी क्यों ना हो, बॉन्ड क्यों ना हो, पासपोर्ट क्यों ना हो, सबके कागज कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद। अब छापने के लिए क्या चाहिए? स्याही चाहिए। छापने के लिए क्या चाहिए? है ना, छापने के लिए स्याही चाहिए। तो स्याही कहाँ बनता है? देवास में। ठीक है, स्याही कहाँ बनता है?
देवास, स्याही। नेपन अगर मध्य प्रदेश में, वहां अखबारी कागज बनता है, उसका क्वालिटी लो होता है, ठीक है। तो स्याही, क्या है? स्याही, वो अलग ही किस्म का स्याही होता है भाई आपका, जिससे नोट छपता है। क्यों? क्योंकि वो धुलने से भी नहीं मिटता है ना, भीगने से भी वो नहीं निकलता है, ठीक है। एकदम मजबूत स्याही रहता है, ठीक है, एशियन पेंट से भी मजबूत। कितना भी कर लो, नोट खत्म हो जाएगा लेकिन स्याही नहीं निकलेगा। और वो स्याही और कागज से ही पता चल जाता है कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली है। नकली नोट का कागज थोड़ा डाउन रहेगा, उतना हार्ड नहीं रहेगा, और नकली नोट का स्याही भी थोड़ा सा फेड रहेगा। लेकिन ये इतने जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ पेपर मिल होशंगाबाद में कागज बनाया जाता है, और देवास में क्या बनाया जाता है? स्याही, कि जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, डुप्लीकेट नोट अलग पता चल जाता है और ओरिजिनल नोट अलग पता चल जाता है, ठीक है। अब कागज बना लिए, स्याही भी बना लिए, तो नोट कहां कहां छापेंगे? नासिक, देवास, सहबनी और मैसूर, ठीक है। ये दो हो गया, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया नोट छापने का। अब सरकार और भी ऐसे डॉक्यूमेंट छापती है जो नोट के रूप में यूज होता है। जैसे आप न्यायालय जाओगे, है ना, किसी से अनुबंध करोगे तो किसमें बॉन्ड पेपर होता है, ठीक है। नोटरी पेपर, वो 50 रुपए का क्या लगे रहता है उसमें, स्टाम्प पेपर, है ना। उसके बाद टिकट आती है, उसके बाद डाकघर में बिकने वाली टिकट। अब आप जाते हो, बोलते हो मेरे को ये क्या करना है, भेजना है। अगर स्पीड पोस्ट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल भेज रहे हो, तो क्या करोगे, मेरे को ये भेजना है, तो क्या बोलेगा, इसमें 25 रुपए का टिकट लगाओ। तो अलग अलग टाइप से 25 रुपए का टिकट आपको देगा और उसको चिपका देगा। तो वो टिकट कैसे यूज हो रहा है, पैसे के रूप में हो रहा है। तो ऐसा टिकट बनता है ऊपर। उसके बाद पासपोर्ट बनता है, ठीक है, पासपोर्ट बनता है ना। उसके लिए भी कागज चाहिए और उसका भी छपाई करना है। तो चेक हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, टिकट हो गया, है ना, और पोस्टल ऑर्डर हो गया। ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट में यूज होते हैं या जिनका पैसे के रूप में उपयोग होता है, वो कहाँ छपता है? कहाँ छपता है? नासिक में। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र। इसका नाम है क्या? सिक्योरिटी, क्या? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। अब भाई नाम से ही समझ जाओ, है ना। ये बोलेगा अगर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी के रूप में यूज होने वाले कागज, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस बोलेगा तो क्या बोलेंगे अपन? नासिक, ठीक है। पहला, अब नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अपने को जरूरत तो बहुत से ऐसे कागज की होती है, तो हाँ, तो ये सिक्योरिटी है ना, इसमें क्या है इसका नाम? हाँ, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है। ये हो गया इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, कहाँ? नासिक। और एक क्या है? सिक्योरिटी प्रेस। कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बता रहा हूं मैं। पहले नासिक में बना तो ये पूरे भारत के लिए पूर्ति नहीं कर पा रहा था कागज, तो दक्षिण भारत में पूर्ति के लिए फिर कहां पे एक प्रेस छापे? अपन बनाए हैदराबाद में। कहा? हैदराबाद। तो अपने यहाँ सरकारी कागज छपने के दो प्रेस हैं, कहा? नासिक और हैदराबाद, ठीक है। और जो नोट छापने का है उसको क्या बोलेगा? करेंसी नोट प्रेस। वहां क्या बोलेगा उसको? करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। और कागज छापने वाले को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। दोनों में ये डिफरेंस है भाई, ठीक। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया, कल पढ़ लिए थे। अब अपने यहां सिक्का भी बनता है। क्या बनता है? सिक्का। सिक्का कहां छपता है? टकसाल में। टकसाल को बोलते हैं मिंट, ठीक है। अपने यहाँ 4 जगह सिक्का बनता है भाई। कहा? नोएडा, मुंबई और हैदराबाद। अपने यहाँ ये 4 जगह क्या छप बनता है? सिक्का।
सिक्के को छापते नहीं है, ढालते हैं, मोल्ड करते हैं। ठीक है, सिक्के को, धातु को ढालते हैं। तो ये 4 जगह अपने यहां बनता है सिक्का, जितने भी आप सिक्के यूज करते हो उसमें से, है ना। नोएडा वाला एकदम नया प्लांट है, ये तीनों पुराना है, नोएडा वाला नया प्लांट है। ठीक है, ये एकदम न्यू न्यू प्लांट है, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपका कहा, कलकत्ता और मुंबई में, कहा सिक्का तो ढलता ही ढलता है, ऊपर से क्या ढलता है, मेडल। भारत सरकार जितने भी मेडल देती है, भारत रत्न, खेल रत्न, जो भी रत्न, अगर मान लो हमारे यहाँ ओलंपिक होगा या कोई गेम होगा तो वो सबके मेडल कहाँ ढलेंगे, मुंबई और कलकत्ता में। ये पूछता है भाई मेडल कहाँ बनते हैं हमारे यहाँ, कौन से टकसाल में बनते हैं, मुंबई और कलकत्ता के टकसाल में। नोएडा का नया प्लांट है, ये तीनों पुराने प्लांट है, और अपने यहाँ जो मेडल बनते हैं वो मुंबई और कलकत्ता में बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ये एक क्विक रिवीजन हो गया। अगला अपन देखते हैं क्या आपका है, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते हैं, कॉल मनी मार्केट। ठीक है, कॉल मनी मार्केट। आज अपन इंटर कर रहे हैं एक हिसाब से शेयर मार्केट के चैप्टर में, कॉल मनी मार्केट। देखिए इसमें कहा गया है, जब बैंकों को बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए रहता है, 1 से 14 दिन के लिए, जब बैंकों को बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए रहता है तो वो कहां से पैसा लेते हैं, कॉल मनी मार्केट से। कहां से लेते हैं, कॉल मनी मार्केट से, एकदम तुरंत तुरंत के लिए। ठीक है, आरबीआई से लेते हो तो लंबे समय के लिए थे उसमें। हाँ 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 भाई, वो मार्केट के हिसाब से पैसा लेते हैं। ये सुन तो लो, कॉल मनी मार्केट। अब मान लो कभी ऐसा समय आया कि बैंक के पास, है ना, CRR हो गया, SLR हो गया, इसका पैसा जितना रखना था उतना कम हो गया। ठीक है, जितना रखना था उससे कम हो गया, तो उसको तुरंत फिल करने के लिए लोग कहां से पैसा लेते हैं, कॉल मनी मार्केट से पैसा लेते हैं। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कहां जमा होता है ये, आरबीआई के पास, है ना। और SLR कहां जमा रहता है, बैंक के पास। अब मान लो किसी बैंक के पास अब वो लोन ज्यादा दे दिया, या किसी कारण से जितना CRR रखना था या जितना SLR रखना था उतना नहीं रख पाया, पर इसको तो एनी टाइम मेंटेन रखना है, तो क्या करेगा, तुरंत कॉल मनी मार्केट से क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा, 1 दिन के लिए या 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, बहुत कम समय के लिए, बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे वो तुरंत पैसा उठाते हैं। ठीक, तो अल्पकाल में जो ये बैंक है या जो वित्तीय संस्थाएं हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट। और इनको पैसा देने वाले कौन रहते हैं, दूसरे बैंक। कौन, दूसरे बैंक। ठीक है, जैसे मान लो आपके आईडीबीआई बैंक को अपना CRR या SLR में थोड़ा बहुत कम हो गया, उसको चाहिए 100 करोड़ रुपए, तो वो कॉल मनी मार्केट में देखेगा कि उसको कौन पैसा दे सकता है, तो उसको SBI बोला कि मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए 3 दिन के लिए दे देता हूं, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, कॉल मनी मार्केट से पैसा उठाना। लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार है जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के, किसके, बिना किसी प्रत्याभूति मतलब कुछ गारंटी नहीं रखना पड़ेगा या कोई पेपर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई पेपर या गारंटी नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेन देन होता है। समझ में आ गया। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कागज नहीं देना पड़ेगा प्रूफ के लिए, आप जाओगे 1 से 14 दिन के लिए तुरंत कॉल मनी मार्केट से पैसा उठा लोगे। ठीक है, अपन लोग दोस्ती यारी में बोलते ना, भाई थोड़ा काम चलाने के लिए शाम तक दे दे 500 रुपए या 1000 रुपए, वो लेता है क्या पैसा, कुछ लेता है क्या, नहीं। तो अल्प अवधि के लिए कोई गारंटी नहीं लेता, तो कॉल मनी मार्केट क्या है, अल्पकाल का बाजार है, शॉर्ट टर्म का। ठीक है, किसका बाजार है ये,
शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, जब उसको लोन चाहिए रहता है, किसको, दूसरे बैंकों को, है ना। और वो लोन किस लिए चाहिए रहता है, उसके कोष में अगर कमी हो गई है, मान लो CRR या SLR कम हो गया और उसको तुरंत फील करना है, तो वो कहां से पैसा उठाएगी, कॉल मनी मार्केट से। और उसके लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं देनी पड़ेगी। प्रतिभूति मतलब कुछ गारंटी, गारंटी बोल लो या कुछ गिरवी रखना बोलेंगे ना, जैसे बोलेंगे को, तुम बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए तो मैं बोलूंगा कुछ दे उसके बदले, तो वही क्या कहलाएगा, प्रतिभूति। ठीक है। कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंक द्वारा होती है। आपके यहाँ व्यापारिक बैंक है जो, ठीक है, जिनसे आप लोग लोन लेते हो, उन्हीं लोग क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हीं का CRR SLR क्या हो गया है, कम हो गया है। तो भैया उसको पूर्ति करना है तुरंत, तो उसके लिए क्या लेंगे, पैसा लेंगे। ठीक है। जो दूसरों बैंकों से अत्यंत ही अल्प समय के लिए 1 से 14 दिन के लिए उधार लेते हैं, जिसमें CRR संबंधी अपने पास रखी जाने वाली नगद से संबंधी अनिवार्य दायित्व को पूरा कर सके। समझ में आ गया। अब भाई उसको CRR और SLR बना के रखना है जितना RBI बोलेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश CRR SLR थोड़ा सा कम हो गया, अब उसको कम भरने के लिए पैसा नहीं है, तो वो तुरंत कहां जाएगा पैसा लेने, कॉल मनी मार्केट में। और उसमें उसको कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देना है, और तुरंत उसको वहां से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। पर RBI के पास जाएगा तो क्या होगा, RBI तो देगा नहीं इतनी जल्दी, समय लगेगा। तो इसीलिए लोग कहां चले जाते हैं, कॉल मनी मार्केट। समझ में आ गया। ठीक है। किसी एक बैंक को जरूरत रहता है और बाकी बैंक उसको क्या कर देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है। जब उधारी 1 दिन की होती है तो उसको क्या कहते हैं, कॉल मनी। और जब 1 दिन से अधिक की होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल नोटिस। ठीक है। अगर 1 दिन के लिए चाहिए तो कॉल मनी, और 1 दिन से अधिक के लिए चाहिए तो कॉल नोटिस। कॉल मनी मार्केट में प्रचलित होने वाली ब्याज दर फंड की पूर्ति तथा मांग पर निर्भर रहती है ना। इसमें जो ब्याज दर है ना भैया, कोई फिक्स नहीं रहता है। आपको कितना पैसा चाहिए और मार्केट में कितना पैसा उपलब्ध है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। किसको समझ नहीं आ रहा है बेटा, एब्सेंट वालों को तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। हाँ हाँ, प्रतिभूति नहीं, ब्याज तो देना पड़ेगा जी, गारंटी नहीं देना पड़ेगा, गारंटी नहीं देना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। है बिना ब्याज के कैसे पैसा मिल जाएगा। भाई आप जाते हो सोना चांदी दुकान में और पैसा लेते हो तो अपना सोना चांदी गिरवी रखते हो, पर उस जो पैसा लियो उसका ब्याज भी तो देते हो, और जब मूलधन वापस करोगे तब आपका क्या मिलेगा, सोना चांदी वापस मिलेगा। तो यहाँ ब्याज तो देना ही है, ऊपर से कुछ गारंटी के तौर पर भी देना है। पर यहाँ बिना गारंटी के मिल जाता है, पर ब्याज तो देना पड़ेगा। ठीक है। बैंकों को उनकी जरूरत के लिए 1 दिन 10 दिन के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो वो चले जाते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में बैंक पैसा मांगता है और उसको उसी के जैसे दूसरे बैंक क्या देते हैं, पैसा दे देते हैं। और वो पैसे के लिए प्रतिभूति नहीं देनी पड़ती, पर ब्याज देना पड़ता है। इसमें ब्याज का रेट क्या होता है, हाई होता है, अधिकतर ब्याज का रेट क्या होता है, अधिक होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। और ब्याज किस पे डिपेंड करता है, मांग और पूर्ति पे। किस पे, मांग और पूर्ति पे। अब मान लो आपका IDBI गया, ठीक है, पैसा मांगने, कहां, कॉल मनी मार्केट, बोला कि मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, और SBI बोला मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए दूंगा। पर वो देखेगा कि भाई कोई और भी है क्या जिसको पैसा चाहिए। तो मान लो उधर फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बोलता है कि मेरे को भी 100 करोड़ रुपए चाहिए। SBI बोलता है जो मेरे को ज्यादा ब्याज देगा मैं उसको 100 करोड़ रुपए दूंगा। तो इसमें ब्याज कैसे, मांग और पूर्ति पे। आप कितना पैसा मांग रहे हो और उतना पैसा अगर सबके पास है, देने वाले बहुत है, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, कम, और देने वाले कम है तो ब्याज दर अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉल मनी मार्केट में प्रचलित होने वाली ब्याज दर फंड की पूर्ति तथा मांग पर
निर्भर करती है। और सामान्यतः कॉल रेट बहुत ही क्या होता है, उग्र। उग्र मतलब ज्यादा, ब्याज ज्यादा होता है भाई। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कॉल मनी मार्केट में पैसा कौन और कौन लेता देता है, ये समझ में आ गया। पैसा कौन लेगा देगा। हाँ, पहला जो पैसे देने वाले रहते हैं और लेने वाले रहते हैं वो होते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक मतलब जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है दो। दूसरे कौन रहेंगे, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक है ना। तीसरे कौन रहेंगे, प्राथमिक डीलर जो नॉर्मल पैसा देते हैं। इन लोग क्या कर सकते हैं, कॉल मार्केट में पैसा ले और दे सकते हैं। इन्हीं लोग पैसा मांगते हैं और इन्हीं के जैसे अन्य लोग पैसा वहां पे देते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, आज इसको जरूरत है कल उसको जरूरत पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये मेरे ख्याल से जो आपके म्यूचुअल फंड वाले ये सब लोग, ठीक है, उन लोग भी तो पैसा देते ही हैं। बैंक से दिए जाने वाले ऋणों की बहुत अधिक मांग होती है या बैंकों को अपनी CRR SLR संबंधी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल करनी होती है। समझ में आ गया। CRR और SLR कम है तो उसको क्या करना है, तुरंत फुल करना है। संबंधी आवश्यकता पूर्ति, ये तो वित्तीय संस्थाएं अपनी तत्कालीन तरलता की मांग को पूरा करने के लिए कहाँ जाती है, कॉल मनी मार्केट में। अब क्लियर हुआ। अगर इनको बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए तो इन लोग कहाँ जाएंगे, कॉल मनी मार्केट में। ठीक है, क्योंकि CRR और SLR तो हमेशा फुलफिल रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बैंक तो फिर लफड़े में आ जाएगा। RBI उसके ऊपर क्या ले लेगा, एक्शन ले लेगा। ठीक है। दूसरी ओर LIC, UTI, DFHI एवं बड़े म्यूचुअल फंड अपने फंड कॉल मनी में डालते हैं। देखिए भाई, बड़े बड़े जो पैसा निवेश करने वाले होते हैं ना, उन लोग कॉल मनी मार्केट में पैसा बांटते हैं और ब्याज कमाते हैं। और जिसको जरूरत है कम समय के लिए वो क्या करेगा, पैसा लेगा और ब्याज देगा। ठीक है, सेम जैसे बैंक में भी क्या होता है, ब्याज मिलता है और ब्याज देते हैं। तो भैया जब बैंकों को पैसे की जरूरत रहेगी, RBI के पास जाएंगे तो समय अधिक लगेगा, नियम कानून ज्यादा चाहिए, एक दिन के लिए वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, एक दिन के लिए वो पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे फिर, अब देगा भी तो फिर क्या करना है, उसके लिए गारंटी। तो बिना गारंटी के तत्काल पैसा कहाँ मिल जाएगा जल्दी, कॉल मनी मार्केट में। ठीक है, ये क्या होता है, अल्पकालीन होता है। क्या होता है, अल्पकालीन फंड, 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। एक संस्था है DFHI, क्या है ना, DFHI कॉल मनी मार्केट में ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। कब, 1988 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कॉल मनी मार्केट में क्या करता है, पैसा देता है। ये पैसा देता है, ये कॉल मनी मार्केट में उधारी देता है ये। ठीक, विशेष रूप से कॉल मार्केट की उग्रता को नियंत्रित करने के लिए इस समय 2 कॉल दर हैं। एक है बैंक इंटर बैंक कॉल रेट। जब बैंक आपस में पैसा लेना देना करते हैं तो अपना वो लोग ब्याज डिसाइड कर लेते हैं। जब वो DFHI से उधारी लेंगे तो कौन ब्याज डिसाइड करेगा, DFHI। भाई जब बैंक आपस में लेंगे तो बैंक डिसाइड करेंगे, और जब बैंक इस DFHI से पैसा लेने चले जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा। हाँ, ठीक है, DFHI का रेट हमेशा बैंक दर से ऊपर ही होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई में प्रमुख क्या है, कॉल सेंटर। सामान्यतः कॉल दर मुंबई में न्यूनतम और कलकत्ता में क्या होती है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में कमी लाती है, इसे स्थायित्व प्रदान करती है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 उपाय है, वह है DFHI तथा कॉल मनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फंड उपलब्ध कराना।
इसमें कुछ नहीं बोला है। कॉल मनी मार्केट मतलब ऐसा बाजार जहां कम समय के लिए अपने को ऋण मिल जाता है, उस ऋण के लिए कुछ गारंटी नहीं देना पड़ता है। जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे वाणिज्यिक बैंक, इन लोग वहां से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। पैसा क्यों लेते हैं, इनको अपना CRR SLR क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें इस संस्था को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, क्या, DFHI। ये पैसा उधारी भी देती है और ब्याज दर को नियंत्रित भी करती है। ये हो गया आपका कॉल मनी मार्केट। किसी को इसमें तकलीफ समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है ट्रेजरी बिल। क्या? ठीक है, ट्रेजरी बिल ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी बिल। फंड मुंबई में ज्यादा होगा। हाँ, अपनी क्या है वो, अपनी, हाँ, फाइनेंशियल राजधानी है। जहां पे ऋण उपलब्ध रहेगा वहां कम रहेगा, जहां पे नहीं रहेगा पैसा वहां ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए, ट्रेजरी बिल यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है ना। अपन देखते हैं, अब भाई सरकार को मान लो पैसा चाहिए, तो सरकार किससे पैसा लेती है, RBI से। या बाहर से अगर पैसा लेना है तो किससे लेगी, ट्रेजरी बिल से। किससे? ट्रेजरी मतलब क्या होता है, खजाना। ट्रेजरी बिल खजाने के लिए पैसा जुटाना। ठीक है, अगर सरकार को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से पैसा ले सकती है। कहां से? मार्केट से। कहां से? अब मार्केट में पैसा कौन लगाता है, संस्था या जनता? संस्था या जनता। इसमें लिखा है यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए कौन करता है, रिजर्व बैंक। कौन करता है, रिजर्व बैंक। ठीक है, वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है। इसकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपए। बड़े प्यार से समझो, अब सरकार को पैसा चाहिए कितने समय के लिए, कम समय के लिए। कम समय मतलब दो सकता है 91 दिन या 364 दिन। 91 दिन या 64 दिन के लिए सरकार को पैसा चाहिए। ठीक है, सरकार को क्या चाहिए, पैसा। तो सरकार एक कागज बनाएगी, बिल। एक क्या बनाएगी, बिल। ठीक है, उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे और अमाउंट लिखे रहेगा। मान लो 25,000 का है, कितने दिन का है, मान लो 91 दिन के लिए है। कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, मान लो 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ठीक। आप लोग जैसे कई बार लिखा, कोई लोन लेता है किसी आदमी से या कहीं से, बैंक से भी आप लोन लेते हो, तो जब बैंक से लोन लेते हो तो कागज में सब चीज लिखे रहता है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कितने दिन के लिए दे रहा है, कितना अमाउंट दे रहा है, कितना प्रतिशत ब्याज देना है, कितने दिन में पटाना है, नहीं पटाओगे तो क्या होगा, गारंटी के तौर पे क्या रख रहे हो, ये सब लिखा रहता है। यही तो बिल है, यही क्या है, बिल है। ऐसे ही बिल सरकार के नाम से कौन बेचता है, RBI। कौन बेचता है, RBI। RBI मार्केट में ऐसा बिल बेचता है कि भाई ट्रेजरी बिल कितने का, 25,000 का। कितने का बिल, 25,000 का। कितने दिन में वापस मिलेगा आपको पैसा, 91। कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, हाँ। तो ऐसे बिल को मार्केट में कौन बेचता है, RBI। तो ट्रेजरी बिल से पैसा कौन लेता है, सरकार। और पैसा लेने के लिए उस बिल को बेचता कौन है, RBI बेचता है। ठीक है, सरकार की तरफ से कौन बेचता है, RBI। उसमें सब लिखे रहेगा। आप जाओगे, बोलोगे मेरे को 91 दिन का 25,000 रुपए का क्या मिलना है, लेना है, ट्रेजरी बिल, है ना। ये बैंक में भी मिल सकता है और भी कई जगह होते हैं जहां मिलते हैं ये, है ना, जहां पैसे का मार्केट है। बैंक से भी ले सकते हो शायद आप, मेरे को अभी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बैंक में भी आप जाओगे तो ये क्या है, आपका एक इन्वेस्ट है। सरकार को पैसा चाहिए, आप पैसा दे रहे हो, तो आप कितने का बिल खरीदे, 25,000 का, और आपको वो एक प्रमाण पत्र दे देगा। और जब पूरा होगा तो आप जाइए, आपका पैसा आपको
मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से क्या करती है, पैसा लेती है। और इसके लिए ट्रेजरी बिल कौन बेचता है, आरबीआई। ये 25,000 के मल्टीपल फॉर्म में रहता है ना। 25,000, दो लोगे तो 50,000, फिर 75, फिर 1,00,000, 25-25 में ये चलेगा ट्रेजरी बिल। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेजरी बिल के बाद एक ऐसे ही है, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल की शुरुआत कब हुई, 1917 में। कब हुई, 1917 में। ठीक है, तो भैया वो तो संसदीय पैसा है ना, वो तो संसदीय पैसा है, आप उससे कैसे पैसा निकाल लोगे। और उससे निकालने के लिए क्या चाहिए, मतदान करते हो, जब बैठक बैठेगी तब पैसा निकलेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, अनुदान की मांग पेश करोगे, है ना। अतिरिक्त अनुदान, पूर्व अनुदान, और क्या था, लेखा अनुदान, प्रत्याया अनुदान। तो जब बैठक होगी तब, और अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। सरकार उसमें अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा लेती है। ठीक, चलिए अब क्या है अगला, एडॉक ट्रेजरी बिल, है ना। यह सरकार की अत्यंत ही स्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। एडॉक ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल से और अल्प अवधि के लिए कौन सा, एडॉक ट्रेजरी बिल। सेम वही है, दो टाइप के ट्रेजरी बिल है, एक ट्रेजरी बिल और एक एडॉक ट्रेजरी बिल। एडॉक ट्रेजरी बिल भी एडॉक ट्रेजरी बिल, ये और क्या है, और स्थायी फंड है, अस्थायी फंड है। इसको भी कौन बेचता है, आरबीआई बेचता है। सरकार के लिए ट्रेजरी बिल कौन बेचता है, आरबीआई। कौन बेचता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हाँ भाई, हाँ जिसके पास पैसा है वो खरीद ले, सरकार जब बेचेगी तो। ठीक है, चल, हाँ हाँ, अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए जब जरूरी रहे तब। वैसे तो आप सरकार को पैसा देना चाहते हो तो इंदिरा विकास पत्र खरीद लो, है ना, और एफडी करवा लो, और भी ऐसे स्कीम आते हैं, है ना। कृषि विकास पत्र खरीद लो, आपका पैसा सरकार के पास चलेगा, सरकार उसको क्या करेगी, यूज करेगी। कब तक, जब तक आपके पास, जब तक आपको वापस नहीं करना है। अगर 1 साल के लिए हो तो 1 साल सरकार पैसा आपका यूज करेगी, उसके बाद क्या होता है, मैच्योर होके वापस हो जाता है वो पैसा। एफडी में क्या होता है, आप पैसा जमा करते हो, पैसा कहाँ चले गया, सरकार के बैंक के पास चले गया, फिर बैंक उस पैसे को क्या करती है, यूज करती है, रखे नहीं रहती है तुम्हारे पैसे को। तुम्हारे पैसे को तुम 1 लाख रुपए का एफडी करवाए हो और वो एफडी बना के दे दिया पेपर, तो तुम्हारा 1 लाख रुपए रखा नहीं रहता है, वो क्या होता है, घूमता है मार्केट में। बोला ना, बैंक क्या करता है, पैसे का लेन देन, क्रय विक्रय करता है। आपका पैसा ले लिया एफडी के रूप में, आपको 1 साल बाद लौटाना है, तब तक वो 1 साल तक उस पैसे को क्या करेगा, किसी को लोन के रूप में देगा, किसी और को कुछ जरूरत होगी उसके लिए देगा। मतलब वो आपके पैसे से ही पैसा कमा के आपको पैसा वापस करता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, पैसा रखा नहीं रहता है, पैसा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड सुने हैं, है ना। म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, आपके पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए भैया उसमें पैसा डूबने का भी चांसेस रहता है। अब मान लो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हो, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हो, आप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए लगाए हो, ठीक, 5,000 रुपए लगाए हो, तो म्यूचुअल फंड में ना आपको चूज करने का ऑप्शन होता है कि आप कहां कहां पैसा लगा सकते हो। ज्यादा रिस्क में लगाना है, ज्यादा रिस्क में लगाओगे तो ज्यादा रिफंड होगा भाई, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, अब मान लो आप 2,000 रुपए बहुत हाई रिस्क पे लगा दिए हो, 2,000 रुपए आप हाई रिस्क पे लगा दिए हो, ठीक है, बाकी 1,000 रुपए
एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल रिस्क पे, ठीक। और बचा 2000 रुपए मीडियम रिस्क पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये हाई रिस्क है तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाँ ना, इसमें इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा, लाभ क्या मिलेगा, ज्यादा। इसमें एकदम नॉर्मल लाभ मिलेगा, ठीक है, इसमें मीडियम लाभ मिलेगा, ठीक। अब जब इसमें रिस्क ज्यादा है, मतलब इसके डूबने के चांस भी ज्यादा है। ये नॉर्मल है, मतलब पैसा नहीं डूबेगा, मूलधन तो वापस आएगा ही, ठीक है। इसमें मूलधन और ब्याज थोड़ा बहुत वापस आएगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो, इसलिए बोलता है कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट को पढ़ लें कि आपका पैसा कहां लग रहा है, ठीक है, आपका पैसा कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है। म्यूचुअल फंड वाले आपसे पैसा लेते हैं, म्यूचुअल मतलब आपसी तालमेल, यही होता है ना। म्यूचुअल मतलब आपसी तालमेल, आपसे पैसा लिए, आपसे पैसा लिए, आप बोले मेरे को ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपके पैसे को ऐसे जगह लगाएगा कि पैसा ना डूबे, पर ऐसे जगह में आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे को पैसा डबल करके चाहिए, अब डबल करके चाहिए तो ऐसी चीजों में लगाएगा, या तो डबल हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पैसा म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यही कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। वो घर से तो पैसा नहीं लाएगा, आपका पैसा लेके इधर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। यहां तक हो गया। देखिए, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए क्या मिलता है, पैसा, और पैसे का अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता है। दूसरा क्या बोले थे, पूंजी बाजार, पूंजी बाजार में क्या होता है, बहुत पैसा मिलता है और लंबे समय के लिए मिलता है, ये पढ़ चुके हैं पहले, है ना। मुद्रा बाजार दो टाइप का होता है, क्या पैसे का बाजार दो टाइप का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना। तो मुद्रा बाजार में क्या आता है, ये बैंक वैंक आते हैं, कॉल मनी मार्केट आता है जो कम समय के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। और पूंजी बाजार में क्या आता है आपका, सीधा सीधा शेयर मार्केट, सीधा क्या आता है, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या आता है अपना, पूंजी बाजार, है ना। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, शेयर मार्केट की ओर देखते हैं। ये सब क्या है जी, मार्केट से पैसा उधारी लेने के बाजार हैं, ठीक। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, पूंजी बाजार। यहां से क्या मिलेगा, पूंजी मिलेगा, क्या मिलेगा, पूंजी मिलेगा। पूंजी मतलब बड़ा, बहुत बड़ा अमाउंट जो किसी उत्पादक कार्य में लगने वाला है। पूंजी बाजार से पैसा लेके घर में नहीं रखते हैं, पूंजी बाजार से पैसा लेके फैक्ट्री शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे प्रॉफिट हो और उत्पादन हो, ठीक है। तो पूंजी बाजार देखते हैं, पूंजी बाजार में क्या होता है अपने को, दीर्घकालीन, देखो अल्पकालीन कहां मिलता है ऋण, मुद्रा बाजार में। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण कहां मिलेगा, पूंजी बाजार में। आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, मोस्टली यहां से पैसा कौन लेता है, उद्योगपति लोग लेते हैं जिनको फैक्ट्री लगानी है बड़ी बड़ी, और उन लोग क्या निर्गमित करते हैं, शेयर। उन लोग कैसे पैसा लेते हैं, शेयर के थ्रू, शेयर और डिबेंचर, अंश और ऋण पत्र, अंश पत्र और ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब उन लोग कंपनी के मालिक नहीं है, कंपनी को क्या दे रहे हैं, कर्जा। और शेयर मतलब अंश, है ना, मतलब उन लोग कंपनी के मालिक बनने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ऋण पत्र वालों का पैसा कभी नहीं डूबेगा, उनका पैसा वापस हो जाएगा, और शेयर वालों का पैसा अगर कंपनी डूबी तो डूब जाएगा। ऋण पत्र में ना नुकसान नहीं होता है, शेयर का रेट बढ़ता घटता रहता है। तो ऋण पत्र और शेयर समझ में आ गया, है ना। शेयर मतलब अंश और ऋण पत्र मतलब डिबेंचर, ठीक है, यहां तक हुआ। तो पूंजी बाजार के दो भाग है, इसमें मैं बता दिया हूं, इसमें क्या है, ये दीर्घकालीन है, लंबे समय के लिए यहां से पैसा मिलेगा, ठीक है।
इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? गिल्टेज बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्टेज बाजार। दूसरा क्या है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। ये किसके? पूंजी बाजार के दो भाग हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? गिल्टेज बाजार। ठीक, जब कौन? आरबीआई। जब आरबीआई सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों के प्रतिभूति को जिस बाजार में बेचता है उसको क्या बोलते हैं? गिल्टेज बाजार। यहां बेचेगा कौन? किसका बेचेगा? सरकारी और सरकारी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गिल्टेज बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। गिल्टेज बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों की मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र में अन्य प्रतिभूतियों के समान अस्थिरता नहीं होती। कहानी खत्म। प्रतिभूति मतलब शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया। शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूति मतलब भैया एक गारंटी के तौर पे आप दे रहे हो, प्रतिभूति के तौर पे आप क्या रख रहे हो। ठीक है, देखिए शेयर होल्डर क्यों होगा? प्रतिभूति मतलब शेयर और डिबेंचर। भाई अगर आप मेरे को 100 रुपए दे रहे हो और उसके बदले मैं आपकी घड़ी, अपनी घड़ी उसको दिया हूं, तो एक टाइप से क्या है? प्रतिभूति है। ठीक है, अब आप 100 रुपए एक कंपनी को दे रहे हो तो वो 100 रुपए में आपको क्या दिया है? शेयर दिया है। तो शेयर क्या हो गया? प्रतिभूति हो गया। ठीक है, आप एक कंपनी को 500 रुपए दे रहे हो और 500 रुपए में आपको वो क्या दिया है? ऋण पत्र के रूप में लिया है, तो वो क्या हो गया? प्रतिभूति हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, आपको एक कुछ अपना दे रहा है, वो कुछ अपना दे रहा है। ठीक है, 2 मिनट पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए शेयर डिबेंचर क्या होता है बता रहा हूं बहुत आराम से। एक कंपनी बनने वाली है जो कितने में? 1000 रुपए में बनेगी। अब कंपनी को कुल कितना हजार रुपए चाहिए? 1000 रुपए, है ना, जिसमें इसके मालिक लोग मान लो 50,000 रुपए अपने से पूंजी लगा सकते हैं। एक कितने? 500 रुपए अपने से पूंजी लगा सकते हैं। कंपनी की कुल लागत है 1000 रुपए। 500 रुपए इसके जो मालिक है, मेन मालिक, उन लोग क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। ठीक है, 510 रुपए उन लोग लगा रहे हैं। ठीक, अब बचा 500 रुपए के लिए उन लोग क्या करेंगे? शेयर बेचेंगे। क्या करेंगे? शेयर बेचेंगे। तो जो बचे हुए 500 रुपए के शेयर को मान लो 510 रुपए उन लोग लगा रहे हैं। ठीक है, 51% शेयर उनके पास है, 510 रुपए उन लोग लगा रहे हैं। ठीक, कितना लगा रहे हैं? 510। ठीक है, तो बचा कितना? 490 रुपए। अब ये 490 रुपए को इन लोग मार्केट से उठाएंगे, तो मार्केट में पैसा तो ऐसे कोई देगा नहीं। अब क्यों देगा? तो इन लोग क्या करेंगे? इसको अंश के रूप में विभाजित करेंगे। ठीक है, अंश के रूप में विभाजित करेंगे। 10 रुपए का एक अंश, मतलब कितने अंश हो गए? 49 अंश। अब अंश सब्जी में तो सब्जी दुकान में तो बिकेगा नहीं। शेयर सब्जी दुकान में बिकता है क्या? किराने दुकान में बिकेगा क्या? नहीं।
इन लोग को कहां जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जाना पड़ेगा। वहां इन लोग अपने आप को क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? अपनी कंपनी का पूरा डिटेल देंगे, सब चीज बता देंगे और बोलेंगे हमको 49 शेयर बेचना है। ठीक है, रजिस्टर हो गए। और फिर उस शेयर मार्केट से हुआ चालू। अब ये 49 शेयर कहां बेचना है? शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में तो ऐसे बिकेगा नहीं भाई, कौन हो तुम, क्या हो, तो अपना पूरा डिटेल दोगे, पूरा कागज पाथर जमा करोगे, चेक होगा आप लोग सही में कंपनी लगा रहे हो कि नहीं, ऑथेंटिक हो कि नहीं, है ना, ऑथेंटिक हो कि नहीं, सब चेक होगा। उसके बाद आपके शेयर को बेचने के लिए कहां लाया जाएगा? शेयर मार्केट में। फिर वहां से लोग आपके शेयर लेंगे और आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। और उस पैसे से आप क्या करोगे? अपनी कंपनी चलाओगे। समझ में आ गया शेयर मार्केट का फंडा? जब भी कोई नई कंपनी रहती है तो बोलते ना आज उसका क्या है? आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑर्डर आईपीओ है, मतलब अभी पहली बार वो कंपनी क्या है? अपना शेयर बेच रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एक समय निश्चित रहता है, फिर उस दिन आप लॉगिन करके क्या करोगे? शेयर खरीदोगे ऑनलाइन। ठीक है, कैसे बिकता है जी? ऑनलाइन बिकता है ना। अब दिल्ली तो जाओगे नहीं, बॉम्बे तो जाओगे नहीं, तो ऑनलाइन बिकेगा। आपको क्या मिल जाएगा? एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसमें क्या करोगे? पैसा उसको भेज दोगे, तो उसका आपका पैसा उसको मिल गया और उसका शेयर आपको मिल गया। तो ऐसे ही क्या होता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। फिर देखते रहो कि वो कंपनी लाभ कमा रही है, मतलब आपके शेयर का मूल्य बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब आप खरीदे थे 10 रुपए में, कंपनी लाभ कमा कमा के इतनी बड़ी हो गई कि अब एक शेयर कितने में बिक रहा है? 25 रुपए में। तो आपको लालच आएगा, अरे हाँ भाई मैं 15 रुपए प्लस में हूं, अब 25 रुपए में, तो आप उस शेयर को 25 रुपए में दूसरे को बेच सकते हो या कंपनी को वापस बेच सकते हो। ठीक है, और जब तक शेयर रखे रहोगे उस शेयर का क्या मिलेगा? आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही शेयर बाजार में काम चलता है। अब मान लो आप 10 रुपए में खरीदे, कंपनी डूब गई, आपके शेयर का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। तो इसी में क्या बोलते हैं? शेयर बाजार में पैसा डूबना। ये तो बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूं, लोग तो करोड़ों रुपए लगाते हैं एक बार में, जो वो रहते हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग। ठीक है, जैसे आपका इन्वेस्टर में बहुत एक वो थे ना, जो अभी वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 भी थे यार, रईस क्या नाम है उसका? जेफ बेजोस नहीं, नहीं विदेश के थे। जेफ बेजोस के पहले थे वो, नहीं, नाम मैं भूल रहा हूँ। वो इन्वेस्टर प्लान ऐसे ही बताने वाले ही थे, वो बताते ही थे, गाइड ही करते थे। चलिए अपन अपने में आ जाते हैं। ये शेयर की कहानी समझ में आई? नहीं, वो तो एलन मस्क है। ठीक है, हाँ, तो कंपनी चलती है तो कंपनी को फायदा होता है। कंपनी को घर बैठे ऋण मिल गया ना भाई शेयर बाजार से, 490 रुपए मिल गया, उसको जितना पैसा चाहिए था वो पैसा मिल गया। अब कंपनी क्या होगी? चालू होगी, और कंपनी को जब लाभ होगा तो कंपनी उस लाभ में से कुछ लाभ किसको बांटेगी? अपने शेयर होल्डरों को, है ना। बाकी जो 51% शेयर रखे उन लोग के पास जाएगा लाभ, और कंपनी और चलते गई चलते गई चलते गई। अब मान लो सबसे बेस्ट उदाहरण है जब डी मार्ट आया होगा। कौन? डी मार्ट, है ना। डी मार्ट का शेयर भी मार्केट में है ना। डी मार्ट को बनने के लिए मान लो 1000 रुपए चाहिए था। कितना? 1000 रुपए। और सेम वही कहानी, 510 रुपए कहाँ? उनको बनाने वाले जो मालिक होंगे, डी मार्ट का जो कॉन्सेप्ट लाए होंगे, स्टार्टअप चालू किए होंगे, उन लोग के पास रहा होगा। बचे 490 रुपए का, उन लोग क्या जारी किए? शेयर। तो मार्केट में कितना शेयर बेचे? 49 शेयर बेचे, तो उनको 490 रुपए मिल गया। कितने? 10 के भाव से। अब डी मार्ट तो फुल फ्लैश में चल रहा है कि नहीं? मतलब लाइन लगे रहती है, ऐसा कि फोकट में बांट रहे हैं वहां पे, पैसा तो वहां भी देना है, बाहर भी देना है। पर लोगों को क्या है? हम डी मार्ट जाते हैं, स्टेटस दिखाना है, ठीक है, वो गाड़ी पकड़ के घूमना है, हाँ। तो और एक अलग सुखद आनंद होता है अपने हाथ से उठा के देखने का, और उसके बाद उसको खरीदने का, उसका जो मजा है वो तो फिर एकदम अनबीटेबल है।
और आप लोग पहले पुरानी पिक्चरों में देखे हो कि ऐसे सुपर स्टोर विदेशों में ही हुआ करते थे, जहां आदमी एकदम अपने आप से घूम रहा है, तो हम लोग सोचते थे साला जिस दिन हम लोग जाएंगे ना, मैं तो कुछ ना कुछ उठा के ले आऊंगा, है ना, या कुछ और करूंगा। तो घूमने का जो मजा है वो है कि नहीं? ठीक है। तो अब भाई डी मार्ट फेमस हो गया, चल गया, लाभ कमा रहा है, तो उसके शेयर का मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जो शुरू में डी मार्ट का शेयर लिए होंगे, अगर आज वो बेचेंगे तो उनको लाभ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो यही है शेयर बाजार की कहानी। और शेयर कहाँ बिकता है? शेयर मार्केट में। ठीक है, और शेयर मार्केट को क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है और बहुत समय के लिए मिलता है। अब अपन कहाँ थे? अपन जहां थे वहां वापस आते हैं। गिल्टेज बाजार, यहां पे शेयर कौन बेचेगा? आरबीआई। और किसका बेचेगा? सरकारी कंपनी का, मतलब सरकारी और अर्ध सरकारी। मतलब वहां पैसा डूबने का चांस बहुत कम है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, चलेगी, सरकार उसको चलाएगी, सरकार बेच के भागेगी तो नहीं। और बेच कौन रहा है? आरबीआई, मतलब वो बहुत विश्वसनीय होगा। तो गिल्टेज बाजार में विक्रेता होता है शेयर और इन सब चीज का कौन? आरबीआई। और किसका बेचता है? सरकारी और अर्ध सरकारी। बीएसपी का शेयर बीच में बहुत अच्छा था, फिर जब बीएसपी थोड़ी डाउन हुई तो उसका शेयर भी डाउन हो गया था, अभी फिर वापस सही है। ठीक है, तो जब गिल्टेज बाजार मतलब यहां सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनी का बिकेगा, और कौन बेचेगा? आरबीआई। ठीक है, और यही जब प्राइवेट बिकेगा तो कहां बिकेगा? ये औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में, शेयर मार्केट में। ठीक है, सरकारी काम हो रहा है, मतलब ये सरकारी स्कूल है, यहां सरकारी कंपनियों के शेयर बिकेंगे, और कौन बेचेगा? आरबीआई। तो इसमें रिस्क क्या है? कम है। रिस्क क्या है? कम है। पूछता है गिल्टेज बाजार क्या है? गिल्टेज ऐसा बाजार है जहां पे सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों के प्रतिभूति मतलब शेयर और डिबेंचर, कौन बेचेगा? आरबीआई। भैया तुम प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस खरीदना पसंद करोगे कि एलआईसी का खरीदना पसंद करोगे? क्यों खरीदना पसंद करोगे? सरकारी है, विश्वसनीय है, भागेगी नहीं। ठीक है, मतलब वहां पे रिस्क कम है, तो अपन वहां पे कर सकते। सेम वही चीज है गिल्टेज बाजार। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद दूसरा क्या है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, है ना। बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिबेंचरों का क्रय विक्रय कहां किया जाता है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में। ठीक है, आपका दूसरा आएगा क्या? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। यहां क्या बिकेगा? यहां बिकेगा प्राइवेट कंपनियों का, जो मार्केट में पहले से हैं या नया कंपनी बन रहा है, उनके शेयर और डिबेंचर, जिसको बोलते हैं प्रतिभूति। शेयर मतलब अंश, डिबेंचर मतलब ऋण पत्र। डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, अंश मतलब तुम हिस्सा खरीद रहे हो, और ऋण पत्र मतलब तुम उसको कर्जा दे रहे हो। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ऋण पत्र में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। लोन का क्या देना पड़ता है? ब्याज। और अंश में क्या मिलता है? लाभ, लाभांश बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? डिविडेंड, है ना, लाभांश। ठीक है, नहीं समझ आया? ऋण पत्र ये वैसे पूछता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं। अगर मान लो कोई दो लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं दोनों 50-50, 50-50% के क्या है? पार्टनरशिप है, मतलब दोनों के पास कितना अंश है? 50-50। अब एक आदमी बिजनेस करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास उतनी पूंजी नहीं है जितनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है? किसी से उधारी ले लेता है, भाई मेरे को पैसा दे दे। ठीक है, वो आदमी पैसा लगाया है पर वो उधारी दिया है, इसीलिए वो पार्टनर नहीं है, है ना। वो क्या दिया है? डिबेंचर, ऋण दिया है, तो उसको हम ऋण का ब्याज देंगे, और जो पार्टनरशिप किया उसको क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। समझ में आ गया? ठीक। तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में सरकार, जो पहले से स्थापित कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां आती है, उनके शेयर और डिबेंचर बेचे जाते हैं। और गिल्टेज बाजार में सरकारी, ये किसके माध्यम से बिकेंगे?
ये प्राइवेट है, ये शेयर मार्केट में बिकेंगे, और गिल्टेज बाजार में कौन बेचेगा? आरबीआई बेचेगा। ठीक है, इसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें रिस्क कम है। ठीक है, ये हो गया। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमन का क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। सरकारी कंपनी के गिल्टेज बाजार में तो बिकते ही बिकते हैं, है ना, उसमें कौन बेचेगा? आरबीआई। लेकिन प्राइवेट में भी बिकते हैं, आप नॉर्मल शेयर बाजार से भी खरीद सकते हो, वहां भी बिकता है, यहां भी बिकता है, वहां रिस्क कम है, यहां रिस्क ज्यादा है। प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार मतलब जब नई नई कंपनियां बनती है, क्या होती है? नई कंपनियां बनती है तो उनके शेयर पहली बार जहां बेचे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक पूंजी बाजार। जब आप छोटे थे और पहली बार स्कूल गए थे तो कौन सी स्कूल में गए? प्राथमिक में गए ना। तो जब कंपनी आई पहली बार शेयर बेची तो कौन से बाजार में बेचेगी? प्राथमिक। फिर लाभ हो आप कमाने लग गई और बाद में फिर शेयर बेच रही है तो वो प्राथमिक में नहीं बेचेगी, वो द्वितीयक में बेचेगी। ठीक है, तो प्राथमिक में पूरे नए नए जो नए आ रहे ना, डेब्यू कर रहे हैं, उन लोग बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार। अब भाई उसको उनके साथ बेचोगे ना तो वो बिकेगा ही नहीं, लोग तो दूसरे शेयर खरीदेंगे, तुम्हारा क्यों खरीदेंगे? अब प्राथमिक पूंजी बाजार में लोग ये सोच के खरीदते हैं अभी क्या है, इसका दाम सबसे कम मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो अभी लाभ आप कुछ नहीं कमा रही है, जितने का शेयर है उतने में ही मिलेगा। और कंपनी कहीं सक्सेस हो गई तो 10 का शेयर सीधा सीधा 20, 30, 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? प्राथमिक पूंजी बाजार जब कैसे नए कंपनियों के शेयर और डिबेंचर पहली बार, कब? पहली बार बेचे जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक पूंजी बाजार। अब द्वितीयक पूंजी बाजार देखिए, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय और गिल्टेज बाजार में होने वाले क्रय विक्रय, ये आते हैं। ठीक है, प्राथमिक पूंजी बाजार में नई कंपनियां जो रहती है एकदम न्यू, उन लोग बेचते हैं, तो डायरेक्ट बेचता कौन है? कंपनी बेचती है। द्वितीयक पूंजी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज आता है और गिल्टेज बाजार, वहां जो पहले भी बिक चुके हैं वही शेयर क्या होते हैं? दोबारा बिकते हैं। अब मान लो कोई शेयर है, मैं पहले खरीद लिया प्राथमिक पूंजी बाजार से, ठीक है, मैं उसको रखा, मेरे को लगा जितना लाभ मेरे को कमाना था कमा लिया, उसको मैं वापस बेच दिया, तो वो शेयर कहां बिकेगा? अब द्वितीयक पूंजी बाजार में, क्योंकि वो नया शेयर नहीं है। तो नया द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या आता है? गिल्टेज बाजार और स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी कैसे मिलेगी? पैसा ना, तो अंश से, अंश बता दिए क्या होता है? शेयर। और उसके बाद ऋण पत्र, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त तो वो संस्थाएं जो मध्यस्थ की भूमिका निभाती, जैसे मर्चेंट बैंक, है ना, म्यूचुअल फंड, लाइजनिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। ठीक है, इसमें बोल रहा है भारतीय पूंजी बाजार में पैसा कैसे मिलता है? या तो आप अंश बेच लो, ठीक, या क्या बेच लो? ऋण पत्र बेच लो, या फिर म्यूचुअल फंड वाला आपको पैसा देगा। म्यूचुअल फंड वाला क्या लेता है? आप जाओगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड वाला आपको बोल दोगे मेरा पैसा ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करना, फिर वही वो पैसे को कहां इन्वेस्ट करता है? पूंजी बाजार में। और जब लाभ मिलेगा तो अपना हिस्सा काट के आपको लाभ दे देगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देख लो, क्योंकि पैसा डूबने का चांस रहता है ना। चलिए, यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। यूटीआई, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं भाई? हैं? अब आप म्यूचुअल फंड में डाले 100 रुपए, तो वो आपसे पूछेगा, या आपके पास भी है अधिकार कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मान लो इसमें से 20 रुपए किसी दूसरे फील्ड में लगाते हो, है ना, 50 रुपए किसी दूसरे फील्ड में लगाते हो, और 30 रुपए किसी
दूसरे फील्ड में, फिर वो सब पैसा उन फील्ड में लगता है, फिर जब आपको लाभ होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी तो हानि होगी। मोस्टली लोग अलग अलग फील्ड में लगाते हैं ताकि अगर एक फील्ड में हानि हो तो दूसरे में लाभ हो, दूसरे में हानि हो तो पहले में लाभ हो, और बैलेंस रहे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक। तो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती है, आप पैसा देते हो किसको, म्यूचुअल फंड वालों को, ये आप हो, है ना, आप पैसा दिए किसको, म्यूचुअल फंड वालों को। म्यूचुअल फंड कहाँ कहीं इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो भैया ये क्या किया, मीडिएटर का काम कर रहा है, आपसे पैसा लेके इसको दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूदा प्रतिभूतियों को आसानी से खरीद सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार, है ना, वहां पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके खरीदी को क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, है ना। उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, एक डीमैट अकाउंट, फिर उस अकाउंट के थ्रू क्या करते हो, आप खरीदी करते हो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया? पीछे बालकनी में बैठे हो आप लोग को तो पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पालती वालती मार के एकदम, ठीक है। अब कोई आदमी को शेयर खरीदना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, डीमेट अकाउंट बनाएगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट में पैसा डाल देगा, ठीक है। ये ऐसा अकाउंट है जो शेयर बाजार में चलता है। डीमेट अकाउंट से आप लॉगिन करोगे, लॉगिन किया आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है बेचना है, ठीक है। इसके लिए कंसल्टेंट भी होते हैं, है ना, जैसे शेर खान, ऐसे ऐसे बहुत से संस्था है जो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी, शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाना है वो भी बताते हैं। आप नेहरू नगर जाओगे ना, आपको बहुत सारी ऐसी संस्था मिल जाएगी, पैसे वाले वही रहते हैं, यहाँ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो भैया ऐसी संस्थाएं भी होती है जो कंटिन्यू शेयर मार्केट को क्या करती है, वॉच करते रहती है, कौन सा शेयर बढ़ सकता है कौन सा गिर सकता है, वो आपको क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, पर उसका वो चार्ज लेता है। आप उनके थ्रू भी क्या कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, या आप खुद का डीमेट अकाउंट बनाओ और खुद ही भीड़े रहो, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे। तो आप डीमेट अकाउंट से लॉगिन करके शेयर बाजार में कौन सा शेयर खरीदना है कर सकते हो। शेयर का नाम आएगा, क्लिक करो, पेमेंट करो, शेयर क्या हो जाएगा, खरीदा जाएगा, ठीक है। और जब आपको बेचना है फिर लॉगिन करो, उसको सेल कर दो, बिक जाएगा, पैसा कहाँ आएगा, वापस डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे ही डीमेट अकाउंट बना के आप क्या कर सकते हो, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। और इन लीगल तरीके से खरीदोगे तो फिर सेबी वाला पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, फिर सेबी वाला पकड़ के ले जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आंतरिक रूप से आप खरीद रहे हो, ब्लैक में खरीद रहे हो, गलत तरीके से खरीदोगे तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हाँ, 1 करोड़, एक दिन में 1 लाख जुर्माना, और 100 दिन तक कितना, 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। सेबी वाला फाइन कर देगा। सेबी वाला बोलता है कि ये जो इन्वेस्टर हैं, जिन लोग शेयर मार्केट में कर रहे हैं काम, जिन लोग शेयर मार्केट में शेयर वेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, इनका पैसा डूबे मत, इनको कोई बेवकूफ मत बनाए। इसीलिए सेबी क्या करता है, पूरा उनके सुरक्षा करता है कि कोई उनके साथ धोखाधड़ी मत करे, और कोई करेगा तो फिर उसको सेबी क्या करेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। सेबी एक अर्धन्यायिक संस्था है, ठीक है ना। तो फिर सेबी क्या करता है, पूरे स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करता है, पूरे नियम कानून को फॉलो करवाता है। सेबी का यही काम है। नहीं तो क्या होगा भैया, वो जो दलाल स्ट्रीट वाले दलाल लोग हैं ना, जो लोग शेयर बेचते खरीदने काम करते हैं, बेच देंगे आपको, ऐसा शेयर पकड़ाएंगे पूरा पैसा डूब जाएगा, कंपनी डूब जाएगी। तो कोई आपके साथ गलत मत करे। अब बैंक वाले लोग आपके साथ गलत मत करे, इसके लिए कौन है, आरबीआई है। तो शेयर बाजार वाले लोग आपके साथ गलत मत करे, इसके लिए कौन है, सेबी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आप जितना शेयर खरीदे रहोगे उतने में ही आपको क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने में अभी किसी कुछ पूछना है? चलिए आज के लिए इतना ही, सेबी पढ़ेंगे नेक्स्ट।